स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सेल डिवीज़न के उन पहलुओं पे बात करेंगे जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको सेल डिवीज़न है क्या, कितने तरह का होता है, एस्ट्रल और सेंट्रिक क्या होता है, एनेस्ट्रल सेंट्रिक क्या होता है, मियोसिस और माइटोसिस टर्म की खोज या किसने सबसे पहले यूज़ किया, सेल साइकिल क्या है, ठीक है, ह्यूमन का सेल कितने समय में डिवाइड होता है, इस सेल कितने समय में डिवाइड होता है, और किस फेज़ में जो G1 S G2 और यम फेज़ है इनमें किस चीज़ों की सिंथेसिस होती है, इस संबंध में हमने बात की थी। पूरी सेल साइकिल की एक कॉम्पैक्ट स्टडी मैंने आपकी कराई थी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीज़न जो है दो तरह का होता है, एक माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस जो है वह सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जो है वह वेजिटेटिव सेल्स में होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है, जहाँ पे मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। रिडक्शन डिवीज़न क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है, ठीक है ना। और माइटोसिस जो है यह नॉन रिडक्शन डिवीज़न है, या हम यूँ कहें कि यह जो है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। ये आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। तो ये नॉन रिडक्शन डिवीज़न है, क्रोमोसोम नंबर इसमें आधा नहीं होता, और ये वेजिटेटिव सेल्स में होता है, ठीक है। तो देखिए कि अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि प्लांट के अंदर, देखिए मैंने पॉइंट दिया है कि इन प्लांट माइटोसिस इन बोथ यन एंड 2n, यानी कि अगर हैप्लॉइड टाइप का सेल है तब भी माइटोसिस होगा, और डिप्लॉइड सेल है तब भी माइटोसिस होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि कुछ एल्गी के सेल्स ऐसे होते हैं जो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं तो उस पर भी माइटोसिस होता है, और कुछ सेल्स जो है, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स जो हैं डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, इसके अंदर भी माइटोसिस होता है, ठीक है ना। अब लेकिन एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो एनिमल के डिप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होता है, ध्यान रखेंगे। प्लांट के हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स में दोनों के अंदर माइटोसिस हो सकता है, जबकि एनिमल के सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। यह दो बिंदु मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। अब माइटोसिस की फेज़ समझिए कि क्या क्या होता है माइटोसिस में। तो माइटोसिस जो है दो तरह से होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है और दूसरा जो है साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी कि प्रत्येक डिवीज़न के दो फेज़, दो इवेंट्स होंगे, एक कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और एक साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और दो सेल का फॉर्मेशन होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो प्रश्न यही बनता है कि मिटोसिस के बाद कितने सेल्स बनते हैं, कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? तो दो सेल्स बनते हैं, ध्यान रखेंगे। एक मदर सेल से जो है दो डॉटर सेल्स बनते हैं, किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर, ठीक। वहीं पे जब मियोसिस होगा तो एक मदर सेल से जो है चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, किसमें? मियोसिस में। और माइटोसिस में क्या होगा कि एक मदर सेल से जो है कितने सेल का फॉर्मेशन होगा? तो एक मदर सेल से जो है दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कितने फेजेज होंगे? दो पार्ट में डिवाइड हो गए, यानी कि दो भाग होंगे माइटोसिस के, एक कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो हम बात करें पहले कैरियोकाइनेसिस की, ठीक है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन फेजेज हैं। तो कुल 4 फेजेज होते हैं इसके डिवीज़न में। पहला फेज है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, और चौथा जो है टीलोफेज है, ठीक। कितने फेज हुए? 4 फेज हुए कैरियोकाइनेसिस में, जहाँ पे डिवीज़न, न्यूक्लियस की डिवीज़न की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 4 फेज हुए, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, और चौथा जो है टीलोफेज, ठीक। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि सेल डिवीज़न आपने बहुत डिटेल पढ़ा होगा अपने कोर्स में, चाहे आप इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, फिर बीएससी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। प्रश्न कहाँ से बनते हैं, आप पढ़ने को तो बहुत डिटेल पढ़े हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से बनते हैं यह बात आप नहीं समझ पाते। जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं पर आप धराशायी हो जाते हैं, ठीक।
तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे कि माइटोसिस के वह कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों के अंदर माइटोसिस होता है और एनिमल के अंदर सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के फेज में मैंने बताया कि पहला जो इवेंट होता है वो प्रोफेज का होता है। ठीक। और प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज में कंडेंसेशन बिगिंस, यानी कि कंडेंसेशन का मतलब होता है क्या, सिकुड़ना, यानी कि क्रोमोसोम्स का जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स जो लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, वो कंडेंस होते हैं और थिक होना शुरू हो जाते हैं। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ मेटेटिक स्पिंडल, यानी कि मेटेटिक स्पिंडल्स, यानी कि क्रोमोसोम्स का स्पिंडल, क्रोमोसोम्स जो है स्पिंडल रूप में आ जाते हैं, तर्क रूप में आ जाते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। ठीक है ना। तो पहला इवेंट जो प्रोफेज में होता है वो कंडेंसेशन होता है, यह ध्यान रखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक। और इसी फेज में अगर आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से कि प्रोफेज में जो है 2 क्रोमेटिड्स, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स जो है दिख जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है कि यह काइनेटोकोर है और काइनेटोकोर से ऐसे जो है पहले ऐसे धागे के समान जो है क्रोमोसोम्स ऐसे बिखरे रहते हैं। तो प्रोफेज में जो है यह क्रोमोसोम्स जो है थिक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक। और थिक होकर के जो है ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, थिक और कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और इसी समय प्रोफेज की ही अवस्था में जो है एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वह दिखने लगते हैं। आप देखिए यह क्रोमोसोम है और इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है आपको दिख रहे हैं दोनों साइड्स में। ठीक है ना। दोनों साइड्स में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है आपको दिख रहे हैं। ठीक। तो क्या मैंने आपको बताया कि आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 क्रोमेटिड्स आपके क्रोमोसोम सीन होते हैं किस में, प्रोफेज में। ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट आर फेजेज 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोसोम आर सीन। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोफेज होगा। ठीक। एक बात और भी होती है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि एट द एंड ऑफ, यानी कि प्रोफेज के अंत में, जैसे जैसे प्रोफेज का अंत होता है, जैसे ही प्रोफेज का अंत होने की स्थिति होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गाल्गी अपरेटस, न्यूक्लियर इन्वेलप, ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। तो यह प्रश्न बनता है कि किस फेज में इनका डिसअपीयरेंस होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और गाल्गी अपरेटस, न्यूक्लियर इन्वेलप का किस फेज में जो है डिसअपीयरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रो फेज में क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। किस फेज में डिसअपीयर हो जाते हैं, कमेंट करते रहिएगा आप लोग। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए आप कमेंट करके बताइए किस फेज में डिसअपीयर हो जाते हैं, प्रो फेज में डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है। तो यह बात थी, होल सोल बात थी प्रोफेज की। पहली चीज़ तो ये है कि कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंसेशन के बाद देखेंगे फाइनली तो क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है इस प्रोफेज की अवस्था में दिखते हैं। कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज प्रोफेज, इसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं, किसके द्वारा, कंडेंसेशन के कारण। किसके कारण, कंडेंसेशन के कारण। और दूसरा इसका काम ये होता है प्रोफेज में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, गाल्गी अपरेटस और न्यूक्लियर इन्वेलप क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है। चलिए हम दूसरे फेज की बात करें, दूसरा फेज जो है मेटाफेज है। ठीक है। मेटाफेज जो है दूसरा फेज है। तो इस मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला बिंदु ये है कि मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन ईजिली स्टडीज। ठीक है ना। इस मेटाफेज की ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस फेज में हम क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। किस में जो है हम क्रोमोसोम की मार्फोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो मेटाफेज में। ध्यान रखिएगा कि मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम के मार्फोलॉजी को हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं, उसको ईजिली जो है देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, किस में, मेटाफेज में। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस समय जब मेटाफेज तक आते हैं तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो बहुत कंडेंस्ड हो जाते हैं और इसलिए स्पष्ट जो है क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, स्पष्ट जो है दिखाई देते हैं। ठीक है। दूसरा काम ये था, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि काइनेटोकोर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड इन मेटाफेज। ये जो काइनेटोकोर है जहाँ से क्रोमोसोम देखिए बनता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं इसके लगे होते हैं, वह संरचना जो है काइनेटोकोर की होती है। मैं फिर से बना देता हूँ, ये आपका काइनेटोकोर है और इसी काइनेटोकोर से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं आपकी क्या होंगी, लगी रहेंगी। ठीक। तो इस काइनेटोकोर से जो है स्पिंडल फाइबर्स, देखें यहाँ पे जो है एस्ट्रल रेज होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्या निकलती हैं, स्पिंडल फाइबर निकलती हैं और इस स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाता है, काइनेटोकोर जुड़ता है। तो ये पूछा जा सकता है कि काइनेटोकोर विभाजन की किस अवस्था में स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। तो ध्यान रखिएगा मेटाफेज। क्या आंसर होगा उसका, मेटाफेज। मेटाफेज की अवस्था में काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है। 2 चीज़,
इसमें भी मैंने आपको बताया मेटाफेज की अवस्था में दो चीज़ कि एक तो इसकी मॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं, दूसरा काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है। ये दो प्रश्न मेटाफेज से बनते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में जो है कुछ नहीं होता है, क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊं तो बात आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सपोज दैट दिस इज़ द सेल, ठीक। प्रोफेज मैंने आपको बता दिया। अब इस सेल में होगा क्या कि देखिए ये जो है क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम का काइनेटोकोर है और ये जो है इसके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है देखिए एक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक। अब मेटाफेज की स्थिति में क्या होगा कि इससे जो स्पिंडल फाइबर ऊपर बन रहा है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है मेटाफेज की अवस्था में इससे अटैच होगा, यहाँ का भी स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एनाफेज के क्या केस में क्या होगा, देखिए मैं आपको बताऊं कि एनाफेज में जो रेडिएटिंग आर्म्स हैं, देखिए सपोज दैट ये सेल है आपका, ठीक है, ये आपके स्पिंडल फाइबर से यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम आपका है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये काइनेटोकोर है, तो इसका एक आर्म इधर और एक आर्म इधर हो जाएगा, एक आर्म इधर और एक आर्म इधर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी जो है ये सिचुएशन बनेगी, यानी कि एक आर्म जो है आधा दूसरे तरफ आपको दिखने लगेगा और एक आर्म जो है आधा दूसरे, मतलब क्रोमोसोम का हाफ पार्ट जो है एक स्पिंडल फाइबर की तरफ और दूसरा पार्ट जो है दूसरे स्पिंडल फाइबर की तरफ आपको दिखने लगेगा। तो यही लिखा है यहाँ पर मैंने कि काइनेटोकोर स्प्लिट्स, इसमें जो एक काइनेटोकोर है क्या हो जाते हैं, एनाफेज की अवस्था में स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है तो क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती हैं। आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलरिंग बिहाइंड, तो जो क्रोमोसोम का ये जो आर्म है ना, ये जो क्रोमोसोम का आर्म है, ये देख रहे हैं ना, ये आर्म है क्रोमोसोम का, ये आर्म है, ये आर्म है, ये आर्म, तो ये एक दूसरे के अपोजिट वो ट्रेलर करते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट ट्रेलर करते हैं, ठीक है। दूसरा काम ये, तो पहली बात ये होगी कि एक दूसरे के अपोजिट इसकी ट्रेलरिंग होती है आर्म की। दूसरी जो है ये पूछा जाता है कि काइनेटोकोर कब स्प्लिट होता है बेटा, तो काइनेटोकोर ध्यान रखिएगा कि एनाफेज की अवस्था में काइनेटोकोर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें टीलोफेज की, तो टीलोफेज में जो है, टीलोफेज में ये जैसे मान लीजिए सेल है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये काइनेटोकोर है, सॉरी यहाँ से एस्ट्रलरेज है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रही है। तो टीलोफेज की अवस्था में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ना, इसका टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाएगा, ये एक एंड की तरफ ये बढ़ने लगेगा और इधर वाला क्रोमोसोम जो है एक एंड की तरफ बढ़ने लगेगा, इधर वाला क्रोमोसोम जो है इधर बढ़ने लगेगा और इधर का जो क्रोमोसोम होगा इधर दूसरे साइड में, मतलब अपने अपोजिट एंड में जो है एक दूसरे आधा पार्ट जो है अपोजिट एंड में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है ये क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता, क्रोमोसोम जो है ये डिवाइड हो जाते हैं, काइनेटोकोर बढ़ता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होकर के जो है दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता। तो एक जो है क्रोमोसोम जो है एक तरफ और दूसरा क्रोमोसोम जो है दूसरे तरफ, दूसरे पोल की तरफ क्या करता है, मूव करता है, किसमें, टीलोफेज में। अब हमने आपको बताया था कि देखिए कितनी अवस्थाएं होंगी कैरियोकाइनेसिस की, तो 4 अवस्थाएं कैरियोकाइनेसिस की होगी, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। मैंने ये सारी अवस्थाओं को आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस मैंने आपको बताया था कि साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन नोन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, स्टेज एट विच सेल डिवीजन कंप्लीट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वह अवस्था जिसमें सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए, क्या हो जाए, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाए, किसके डिवीजन से, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन के द्वारा अगर सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब होता क्या है कि ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, और इसमें क्या हो जाता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है वह दोनों डॉटर सेल में जो है डिवाइड हो जाता है, किसमें, साइटोकाइनेसिस में। तो ये पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में जो है सेल ऑर्गेनेल्स जो है 2 पार्ट में बढ़ता है, तो साइटोकाइनेसिस में बढ़ता है, ठीक। अब देखिए अगर एनिमल सेल है तब साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, प्लांट सेल है तब कैसे साइटोकाइनेसिस होगा। तो प्लांट सेल अगर है तो एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा वेसिकुलर मटेरियल से, किससे, वेसिकुलर मटेरियल से, यानी कि सेल के वेसिकुलर मटेरियल से साइटोप्लाज्म क्या नाम है, क्या बनेगा, मिडिल प्लेट बनेगा, ठीक है ना, सेल प्लेट बन जाएगा। और अगर एनिमल सेल है तो इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, इस तरह से जो है कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और धीरे धीरे एक दूसरे के संपर्क में आकर के 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर प्लांट सेल है तो इस प्लेट का फॉर्मेशन होगा और इससे जो है 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है।
अब एक बात ये पूछा जा सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि किसके किसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। तो हार्ट के सेल के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, मसल के सेल्स के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, नर्व के सेल के अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। यानी कि ह्यूमन के हार्ट के मसल्स में, नर्व में और हार्ट में, मसल्स में और नर्व में जो है सेल डिवीजन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ह्यूमन के केस में किसमें हार्ट में, मसल्स में और नर्व में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो फिर से एक शॉर्ट आप रिवीजन लीजिए कि प्लांट में जो है n और 2n दोनों कंडीशन में सेल माइटोसिस होगी, एनिमल में 2n कंडीशन में माइटोसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दो फेज़ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। प्रोफेज में कंडेंस होगा, ठीक है ना, 2 क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम जो है दिखेगा और लास्ट में जो ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। मेटाफेज में हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, काइनेटोकोर जो है स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हो जाएगा। एनाफेज में आप देखेंगे कि आर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के बिहाइंड ट्रेलिंग करेंगे और काइनेटोकोर स्प्लिट्स हो जाएगा। टीलोफेज में टर्मिनलाइजेशन होगा, ध्यान रखिएगा, टीलोफेज में टर्मिनलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और टर्मिनलाइजेशन के बाद जो है टीलोफेज में टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा और दो जो है अपने पोल पे जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, रिसीव हो जाएंगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। और मैंने आपको बताया कि एनिमल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होगा, तो इन ग्रोइंग फरो का फॉर्मेशन होगा सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिप्रेस्ड होगी, धंसेगी और दो जो है धीरे धीरे 2 सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट बनेगा वेसिकुलर मटेरियल से और बाद में ये जो है दोनों तरफ अटैच होकर के 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक बात ये पूछी जा सकती है किसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, माइटोसिस नहीं होती, तो हार्ट में नहीं होती, मसल्स में नहीं होती, नर्व्स में नहीं होती है। हार्ट के सेल्स में, मसल्स में और नर्व सेल्स में जो है माइटोसिस की प्रक्रिया नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको एकदम स्पष्टता समझ में आई होगी, ठीक है। माइटोसिस से जितने प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों की चर्चा मैंने इसमें की है, इस वीडियो लेक्चर में। एक बात आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है, क्या सुधार की ज़रूरत है। सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देखें, कम से कम एक कमेंट के माध्यम से जो है हमें बताने का प्रयास करें कि उनको यह लेक्चर कैसा लगा और बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर रोकेंगे, ठीक है। फिर आगे आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट मैसेज ये कि आप सभी लोग जो है, जितने लोग नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।